सो हेलो एवरीवन, एज यू नो कि आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 जो था वो आपने कर लिया होगा। और अभी जो हम सेकंड पार्ट करेंगे उसमें हम मेनली गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। उसमें भी हम स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो आपका स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है वो वाला चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वाले जो लेक्चर होगा इसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा, जो हम स्पर्मेटोसाइट्स या आपका स्पर्मियोजेनेसिस वगैरह होता है वो कैसे होता है वो वाली चीज़ हम इसमें पढ़ रहे होंगे। oogenesis आपके नेक्स्ट पार्ट में आ रहा होगा। तो इससे पहले वाले पार्ट में जो भी हमने पढ़ रखा है वो क्या था आपके, सबसे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने जो इसका स्ट्रक्चर था, उसके बाद जो इसका पाथवे था उसके बारे में पढ़ रखा था। देन हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, फीमेल गैमीट के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस आपका क्या होता है, जैसे किसी चीज़ के बीच में जेनेसिस लग रहा है मतलब उसका जनन हो रहा है, तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि गैमेट फॉर्मेशन को आप क्या बोल रहे हो, गैमेटोजेनेसिस। गैमेट कहाँ से बनेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होते हैं, टेस्टिस इन मेल और ओवरीज इन फीमेल्स। उसके बाद जो आपके मेल्स हैं मतलब टेस्टिस इन मेल है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म, एंड जो ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओवम, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो स्पर्म आपका गैमीट है, ओवम आपका गैमीट है। तो गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगी वो हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसे हम क्या बोल रहे थे, स्पर्मेटोगोनिया, प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस वाले लेक्चर में हम मेनली क्या डिस्कस कर रहे होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस कर रहे होंगे। आपके जो सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें मेनली या तो प्रोसेस डिफाइन करने के लिए आ जाएगा या जो ये डायग्राम है ये बनाने के लिए आ जाता है आपका। ठीक है, एक बार देख लो इसको। तो ये डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है या फिर आपका प्रोसेस जो है या छोटी छोटी टर्म्स हैं जैसे स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ये टर्म्स आ सकती हैं। तो अगर हम बात करें स्पर्म, तो जो स्पर्मेटोगोनियम था वो क्या होता है, आपके पास डिप्लॉइड सेल होता है, उसके कितने मतलब क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 46। और सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम नोट से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है आपके पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिवाइड करते हैं माइटोटिक डिवीजन से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आता है मैच्योरेशन फेज। स्पर्मेटोजेनेसिस में मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, जो भी आपके स्पर्मेटोगोनिया थे वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं। कौन सा डिवीजन करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं। और माइटोटिक डिवीजन अगर आपको पता है तो कैसा डिवीजन होता है आपके पास, इक्वेशनल डिवीजन होती है। तो जितना अमाउंट क्रोमोसोम का पहले था उतना ही सेम रहेगा नेक्स्ट सेल में। उसके बाद सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस। तो उसके बाद वो क्या कहाँ जाएंगे, मियोसिस में जाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा, 2 इक्वल और हैप्लॉइड सेल बनेंगे जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। एनसीईआरटी में तो ऐसे दिया हुआ है, पर जब आप आंसर लिख रहे होंगे तब आप वहाँ पे जो फेस होंगे उनको मेंशन करेंगे। ठीक है, विच है ओनली 23 क्रोमोसोम। तो एक पहले आपके पास क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, फिर आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, देन वहाँ से आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की। उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपके माइटोटिक डिवीजन से बने थे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीजन से। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 23 हो गया, वहाँ पे कितना था, 46। ठीक है, which have 23 chromosome each. The secondary spermatocyte undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatid. अब जो सेकेंडरी आपके स्पर्मेटोसाइट थे ये कहाँ जाएंगे, मियोटिक डिवीजन में, और क्या प्रोड्यूस कर देंगे, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड आपके क्या हुए, यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रही है आराम से। स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और सर्टोरी सेल किसके लिए होते हैं, नरिशमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि अब स्पर्मेटिड बन गया, आपके पास कितने स्पर्मेटिड बन गए, 4। एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से आपके पास 4 स्पर्मेटिड बन गए। पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, फिर सेकेंडरी बने, उसके बाद क्या बन गया है आपके पास, स्पर्मेटिड। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके पास कि जो स्पर्मियोजेनेसिस है या स्पर्मिएशन है ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है आपका, एक प्रोसेस है जिसमें
जो आपका स्पर्मेटिड है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस हो गया आपका, तो अब ये जो स्पर्म होगा ये कहाँ पे जाएगा, सर्टोली सेल्स के पास। सर्टोली सेल्स के पास जाएगा और उसके बाद जो आपका रिलीज हो जाएगा कहाँ से, स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, स्पर्मिएशन। सर्टोली सेल्स के पास क्यों गया, ताकि उसको क्या हो, नरिशमेंट मिल सके। उसके बाद जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस था उसमें क्या क्या टर्म्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्राइमरी बनेगा, देन सेकेंडरी बनेगा, देन स्पर्मेटिड बनेगा। स्पर्मेटिड को ही आप क्या बोलते हो, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जब वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और जब वो सर्टोली सेल के पास जाएगा स्पर्म बनने के बाद, उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलेंगे और वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ हार्मोनल की बात हो रही होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये ज़रूरी है बोथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आपको GnRHs के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो GnRH का फुल फॉर्म भी अगर आपको 1 नंबर के MCQ में पूछे तो आप क्या बोलोगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका GnRH है ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जो स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो एक है ल्यूटिनाइजिन और एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम FSH बोल सकते हैं। अब इन दोनों के काम अलग अलग हैं, LH का काम अलग है, FSH का काम अलग है। सबसे पहले अगर LH की बात करें, जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये कहाँ पे एक्ट करेगा, लीडिंग सेल पे एक्ट करेगा और क्या स्टिमुलेट कर देगा, सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, मतलब बनना और उसका सिक्रिएट करना किसका, एंड्रोजन का, इसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद एंड्रोजन क्या करता है, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एंड्रोजन किसने रिलीज कराया और किसने सिंथेसिस कराया, आपके LH ने। उसके बाद जो स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है या स्टिमुलेट कर रहा है उस प्रोसेस को, वो कौन करा रहा है, एंड्रोजन। अब FSH के बारे में पढ़ लेंगे कि FSH क्या करता है। FSH एक्ट on the Sertoli cell and stimulate secretion of some factor which help in process of spermiogenesis। LH का काम और FSH का काम, दोनों का काम याद करना है कि इनका जो काम है मेनली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो क्या काम है इनका। ठीक है, अब एक बार मतलब इस जो भी आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जितना दे रखा है इसको एक बार नोट से देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे तो मे बी टीचर उतने नंबर ना दें। अगर आप पॉइंट में लिखते हो तो क्या पता आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट में लिखोगे तो वहाँ पे आपका क्लियर भी रहेगा कि हाँ इस लाइन में इसने ये लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं नोट से पढ़ना। सबसे पहले है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन द गोनाड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फॉर्मेशन कहाँ, गोनाड्स में, और किन के, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल हैं उनके गोनाड्स में जब गैमेट फॉर्मेशन या जो प्रोसेस है गैमेट फॉर्मेशन का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। oogenesis हम नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे होंगे, अभी स्पर्मेटोजेनेसिस को ही क्लियर कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ बोला है इन्होंने, स्पर्म ही बोलेंगे इसको। और अभी हमने पढ़ा कि जो आपका स्पर्म फॉर्मेशन होती है या जिसमें स्पर्मेटोजोआ बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। फ्रॉम द डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया। तो जो स्पर्मेटोगोनिया था वो कैसा था, डिप्लॉइड था, और स्पर्म कैसा होगा आपके पास, हैप्लॉइड। oogenesis अगर पढ़ना चाहो तो क्या बनता है यहाँ पे, हैप्लॉइड ओवम बनेगा कहाँ से, डिप्लॉइड जर्म सेल इन द ओवरी। अब हम क्लियरली क्या पढ़ रहे होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टेप वाइज पढ़ रहे होंगे। ऐसा ही आपको एग्जाम में भी लिखना है अपने, वो जो भी NCERT में है वो काम का तो है, बट हाँ अगर आप पेपर में आंसर लिखोगे तो अगर आपको टॉपिक वाइज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 4 फेज होते हैं आपके पास मेनली। फर्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो फेज होता है उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था जब हमने NCERT रीडिंग करी थी, क्या होता है आपके पास, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होते हैं आपके, या स्पर्मेटो मेल जर्म सेल भी बोल सकते हो आप उनको, वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर में, माइटोटिक डिवीजन करते हैं, और क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है आपका,
मल्टीप्लिकेशन, जो माइटोसिस वहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा, वो साइज में इंक्रीज करेंगे और क्या फॉर्म कर देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वहाँ पे एक ही लाइन में था कि हाँ वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, पर यहाँ पे सेकंड स्टेप होगा, क्या बोलेंगे, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो आपके स्पर्मेटोगोनियल सेल्स थे वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे साइज में और क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और वो कितना क्रोमोसोम नंबर, मतलब कितने क्रोमोसोम होते हैं उनके पास, 46। अब तीसरा फेज है मैच्योरेशन। फर्स्ट फेज था मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ग्रोथ, तीसरा है मैच्योरेशनल फेज। तो मैच्योरेशन में क्या होगा, आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे वो मियोसिस के अंदर जाएंगे। मियोसिस कैसा होता है आपके पास, रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में भी थी। which have only 23 chromosomes. Each the secondary spermatocyte undergo the second meiotic division. अब वो भी meiotic division के अंदर जाएंगे ताकि क्या बन सके, 4 equal haploid spermatid बन सके, ठीक है। तो ये क्लियर होगा आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फेज तक। उसके बाद जो फोर्थ फेज है वो है डिफरेंशिएशनल। डिफरेंशिएशनल फेज में क्या पढ़ना है आपने, द स्पर्मेटिड, जो आपका स्पर्मेटिड बना था, 4 स्पर्मेटिड बने थे, चारों के चारों कैसे थे, हैप्लॉइड थे। अब वो किस में ट्रांसफॉर्म होंगे, स्पर्मेटोजोआ में। और स्पर्मेटोजोआ को ही आप क्या बोल सकते हो, स्पर्म बोल सकते हो। वो कौन सा प्रोसेस होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है, जहाँ पे स्पर्मेटिड किस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ में। अब स्पर्म हेड गेट्स अटैच्ड टू सर्टोली सेल टू ड्रॉ नरिशमेंट एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एक तो स्टेप ये हो गया, मतलब स्टेप नहीं बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे, जो किस में आ रहे हैं, डिफरेंशियल फेज में आ रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस और एक स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा था आपका, कि जो आपका स्पर्मेटिड था वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। स्पर्म आपके जो स्पर्मेटिड हैं वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्म में। उस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद सेकंड क्या हो रहा है आपका, कि जो स्पर्म का हेड है वो किससे अटैच हो रहा है, सर्टोली सेल से, ताकि वो नरिशमेंट ड्रॉ कर सके। उसके बाद वो फाइनली जब रिलीज हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, स्पर्मिएशन, ठीक है। तो 2 प्रोसेस आपके किस में आ रहे हैं, डिफरेंशियल फेज में आ रहे हैं। तो होप आपको ये चारों स्टेप समझ में आ गए होंगे। अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो इस फॉर्म में लिखना, ठीक है। पहले स्पर्मेटोजेनेसिस लिखना कि 4 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज क्या होता है आपका, मल्टीप्लिकेशन, फिर ग्रोथ फेज, उसके बाद मैच्योरेशन और फिर डिफरेंशियल। यहाँ पे इमेज जो दिख रही है आपको, सेम एनसीईआरटी में भी आपके पास, तो जो ये है आपका स्पर्मेटोगोनियम सेल, उसके बाद यहाँ पे सर्टोली सेल तो बनाने ही बनाने, क्यों, ताकि वो नरिशमेंट ले सके। स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, फिर सेकेंडरी, उसके बाद क्या बन रहा है, स्पर्मेटोजोआ। और यहाँ पे आपको स्पर्मेटिड भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्पर्मेटिड जो होगा उसके बाद ही क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ये वाला आप जित कर लोगे। उसके बाद हमने जो पढ़ना है हार्मोन वाला, कि हार्मोन क्या क्या होता है, तो हमको पता है कि एक तो LH होगा और एक FSH होगा। LH का काम क्या होगा, FSH का काम क्या होगा, ये करना ज़रूरी है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। पहले ऐसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। सबसे पहले मतलब जो ये आपका टॉपिक है ये किस में आता है, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में ही आएगा। तो ये आपका इसी लेक्चर में आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे, या स्पर्मेटोजोआ जिसे आप बोल सकते हो। इसके कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, हेड, नेक, मिडल पार्ट और टेल, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको अभी एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। हेड क्या होता है आपका, इनलार्ज एंड ऑफ स्पर्म कंटेनिंग हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो आपके जो हेड होता है उसके पास क्या होता है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, दैट इज कंडेंस क्रोमेटिन बॉडी केप्ट बाय एक्रोसोम। तो जो आपने 11th में पढ़ा होगा क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपके पास क्रोमोसोम होंगे। द एक्रोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट हेल्प इन डिसॉल्विंग मेम्ब्रेन। तो आपका जो एक्रोसोम होती है, लेयर बनी रहती है, वो क्या, उसके पास क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो वो क्या कर सकता है, आपका जो ओवम की मेम्ब्रेन है ना उसको डिसॉल्व कर सके, ताकि वो पेनिट्रेट कर सके ओवम के अंदर। उसके बाद नेक, इट कंटेन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल विच नेसेसरी फॉर द क्लीवेज ऑफ डिवीजन ऑफ जायगोट। तो जायगोट के डिवीजन के लिए क्या ज़रूरी है आपके पास, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ज़रूरी है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या कंटेन करता है, नेक कंटेन करता है, कौन, स्पर्म का नेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मिडल पार्ट,
जो इसका मिडल पार्ट है उसके पास क्या है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। वो क्या करते हैं ताकि उसको एनर्जी मिल सके, किस चीज़ के लिए, मूवमेंट के लिए, किसको, स्पर्म को। उसके बाद टेल है। टेल इट कंसिस्ट ऑफ एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट हेल्प स्पर्म टू स्विम इन अ फ्लूइड मीडियम। अब टेल का मेन काम यही होगा कि वो उसको किस में हेल्प करे, स्विम करने में हेल्प करे। मिडल पार्ट में क्या होता है आपके पास, एटीपी होते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हो, जिनका काम क्या होता है, मेनली एनर्जी प्रोवाइड करना। ह्यूमन, अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि आपके जो मेल होते हैं वो क्या कितना, मतलब 200 to 300 मिलियन स्पर्म एक कोइटस के टाइम पे क्या करते हैं, इजैकुलेट करते हैं। सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमन। तो सीमन क्या होता है आपका, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है ये। उसके बाद है आपके पास कि 60% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। तो 60% आपके नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए और बाकी 40 विगरस हो सकते हैं। ठीक है, तो स्पर्म के बारे में आपको इतना पढ़ना था कि आपके पास 4 पार्ट में होता है, हेड, नेक, मिडल पार्ट और टेल। हेड में एक एक्रोजोम होता है। एक्रोजोम के पास क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं ताकि जो ओवम की मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व कर सके और आसानी से पेनिट्रेट कर सके। नेक के पास क्या होता है, आपके पास प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होते हैं जो क्लीवेज डिवीजन ऑफ जाइगोट में हेल्प करते हैं। उसके बाद मिडल पार्ट है। मिडल पार्ट में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कि एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। टेल क्या करता है, मेनली आपके स्विम करने में हेल्प करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कितने % ऑफ स्पर्म जो होते हैं उनका नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। ठीक है, वापस आते हैं हम एनसीईआरटी पे। अब इसके बाद ओजेनेसिस नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे होंगे। तो अब हम वापस एनसीईआरटी पे आते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और एक्रोजोम दिख रहा है, हेड रीजन दिख रहा है, नेक रीजन दिख रहा है, मिडल पीस और टेल सामने मतलब अगर आप देखोगे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाने को आ सकता है एग्जाम में। उसमें आपको मेंशन करना होगा कि एक्रोजोम कहाँ पे है, हेड रीजन किसे बोल रहे हैं, नेक किसे बोल रहे हैं, मिडल पीस है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस को भी आपको दिखाना होगा, देन टेल। ठीक है, अब एक बार इसकी एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। जितना दे रखा है, आप टॉपिक वाइज अगर लिखना चाहते हो तो नोट्स फॉलो कर सकते हो, बाकी एनसीईआरटी रीडिंग तो मस्ट है आपकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। ठीक है, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल है उसके पास। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। कैसा है, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस है उसके पास। उसका जो एंटीरियर पोर्शन है ना वो किससे कवर्ड है, कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोजोम, जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक्रोजोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अब यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं बोल रखी तो आप नोट से उठा सकते हो उस चीज़ को। द मिडल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी। तो टेल का काम क्या है, मेनली मोटिलिटी का है। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट का। उसके बाद द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग कोइटस फॉर विच नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60%। जो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 60% कैसे होने चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज़ के होने चाहिए। उसके अलावा 40% क्या हो सकते हैं, विगरस मोटिलिटी दिखा सकते हैं। स्पर्म, अब यहाँ तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट हमने पढ़ रखे थे आपके पास। Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicles and prostate are essential for maturation and motility of sperm। तो हमने वास डिफरेंस पढ़ा था, एपिडाइडेमिस पढ़ा था, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट के बारे में पढ़ा था। इनमें से कौन पेयर्ड होता है, कौन पेयर में नहीं होता है, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विथ स्पर्म को हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सरी डक्ट एंड ग्लैंड्स, दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी। मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। तो एंड्रोजन क्या करता है, हमको मेंटेन करके रखता है। तो जो हमने अभी ये पाथवे पढ़ रखा था, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, उसके लिए नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं पिछले लेक्चर में। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि जो आपका एपिडाइडमिस होता है उसके बाद जो स्पर्म होता है वो कहाँ मूव करता है। तो वो चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में मिल रही होंगी। अगर आपने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देख रखा तो वहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है, तो एक बार उसको ज़रूर देख लेना, इस प्ले लिस्ट में होगी वो। उसके बाद ओजेनेसिस जो है आपका वो नेक्स्ट लेक्चर में हो रहा होगा, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं अभी हमने जो भी पढ़ा।
हमने मेनली स्टार्ट किया था गैमेटोजेनेसिस से। गैमेटोजेनेसिस में भी हमने आज जो पढ़ रखा है वो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में एनसीईआरटी में तो ऐसा दे रखा है, बट आप पॉइंट में लिखना कि 4 फेज़ होते हैं। सबसे पहले आपके पास मैच्योरेशन फेज़ होता है, देन ग्रोथ फेज़ होता है, ठीक है, उसके बाद डिवीज़न, देन आपका डिफ्रेंशिएशनल फेज़ होता है। अब यहाँ पे क्या ज़रूरी है, आपके पास स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन कब होता है। उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फ़र्क क्या है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो माइटोटिक डिवीजन से बना है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपका मियोसिस से बना है। वहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर 43 है, या 46 है, यहाँ पे 23 है। उसके बाद LH का काम क्या है, FSH का काम क्या है, फिर एंड्रोजन का काम क्या है। देन हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था किसका, स्पर्म का। स्पर्म स्ट्रक्चर में हमारे पास हेड था, नेक था, मिडल पीस, टेल था। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, ये 60% वाले से बन सकता है। उसके अलावा एक्रोजोम का क्या काम होता है ये ध्यान रखना है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए होते हैं, एनर्जी के लिए होते हैं, वो ज़रूरी है, ठीक है। फिर एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड किससे मेंटेन करते हैं, आपका हार्मोन एंड्रोजन। तो होप आपको स्पर्मेटोजेनेसिस समझ आया होगा, और जो नोट्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है।